कहानी शुरू होती है 1985 के उस दिन से, जब एक साधारण सी कुटिया के अंदर एक सन्यासी की मौत ने पूरे देश की सांसें रोक दी, क्योंकि उस सन्यासी के पास वो सब कुछ था जो एक साधु के पास नहीं होना चाहिए था, और शायद इसीलिए उसकी मौत की खबर 42 दिनों तक छुपाई गई। आज हम आपको ले चलेंगे उसी अनकही कहानी में, फैजाबाद के उस बुजुर्ग की कहानी में जिसे हम गुमनामी बाबा के नाम से जानते हैं। सितंबर 1985, फैजाबाद। राम भवन के पिछले हिस्से में एक छोटा सा कमरा, जहां कोई जाता नहीं था, जहां से कोई बाहर निकलता नहीं था, बस एक बुजुर्ग सन्यासी जो हमेशा पर्दे के पीछे से बात करता था। कोई उसका चेहरा नहीं देख सकता था। 16 सितंबर को उसकी मौत हो जाती है, लेकिन मौत के 42 दिनों तक किसी को पता नहीं चलता। फिर एक दिन जब पुलिस ने कमरा खोला तो अंदर जो मिला उसने सब कुछ बदल दिया। एक साधु के कमरे में होते हैं कमंडल, भस्म, रुद्राक्ष, लेकिन यहां तस्वीर बिल्कुल अलग थी। इस कमरे से 176 से ज्यादा चीजें मिली। जर्मन सेना का बनाया हुआ द्वितीय विश्व युद्ध का बाइनोक्यूलर, जिस पर लिखा था मेड इन जर्मनी, महंगी फाउंटेन पेन, रोलेक्स घड़ी, एक अंग्रेजी पोर्टेबल टाइपराइटर। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पुलिस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार की प्राइवेट तस्वीरें मिली। उनके माता पिता जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी की वो तस्वीरें जो सिर्फ परिवार के पास ही हो सकती थी। एक साधु के पास ये सब कैसे आया? लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली रहस्य तब गहराया जब उनकी लिखावट की जांच हुई। विशेषज्ञों ने गुमनामी बाबा की डायरी और नेताजी के पुराने खतों की तुलना की, और जो सामने आया उसने पूरे केस को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। दोनों की लिखावट एक जैसी थी। अक्षरों का आकार, ढलान और लूप तक मेल खाते थे। भारत के जाने माने हस्तलिपि विशेषज्ञ बी लाल और एन के नाग ने कहा कि दोनों के अंग्रेजी लेखन में मूलभूत समानताएं हैं। उन्होंने साफ कहा, यह किसी नकल या भेष का परिणाम नहीं है। अमेरिकी फोरेंसिक विशेषज्ञ कार्ल बैगेट ने भी 40 साल के अनुभव के बाद यही निष्कर्ष दिया। उनका कहना था, इन सभी पत्रों का लेखक एक ही व्यक्ति है। लेकिन अगर वो नेताजी ही थे तो फिर वो पर्दे के पीछे से क्यों जी रहे थे? इस सवाल का जवाब शायद उनकी मौत में छिपा था। 18 सितंबर 1985, गुप्तार घाट, वही स्थान जहां भगवान राम ने जल समाधि ली थी। यहीं पर गुमनामी बाबा का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन जिस तरह से किया गया उसने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। उस अंतिम संस्कार में सिर्फ 13 लोग मौजूद थे। ना कोई पंडित, ना कोई धार्मिक रस्म। एक पुलिस अफसर वीपी श्रीवास्तव के निर्देश पर सब कुछ जल्दबाजी में कर दिया गया। न मौत का प्रमाण पत्र जारी हुआ, न शव की तस्वीर ली गई। कोई ठोस सबूत नहीं कि उस रात वहां वास्तव में किसी का अंतिम संस्कार हुआ भी था या नहीं। और जब 42 दिन बाद लोगों को इस घटना का पता चला, तब तक सब कुछ जल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर इस व्यक्ति की पहचान हमेशा के लिए मिटाने की कोशिश की हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1999 में सरकार ने जस्टिस M.K. मुखर्जी की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया, जिसका मकसद था इस पूरे रहस्य की सच्चाई को सामने लाना। मुखर्जी आयोग ने न सिर्फ गुमनामी बाबा के कमरे से मिले सामान की जांच की, बल्कि ताइवान के उस विमान हादसे की भी पड़ताल की जिसमें नेताजी की मौत बताई जाती है। 6 साल की लंबी जांच के बाद आयोग ने कहा, नेताजी उस विमान हादसे में नहीं मरे। ये एक मेक बिलीव कहानी थी जिसे जापानी सेना ने गढ़ा था। हालांकि आयोग ये साबित नहीं कर पाया कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। कहा गया कि डीएनए रिपोर्ट के अनुसार गुमनामी बाबा नेताजी नहीं थे। लेकिन 2020 में जब एक आरटीआई कार्यकर्ता ने इस रिपोर्ट की सच्चाई जाननी चाही, तो जो जवाब मिला उसने पूरे मामले को फिर से संदेह के घेरे में ला दिया। केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला कोलकाता ने बताया कि इस केस का इलेक्ट्रोफेरोग्राम उनके पास मौजूद ही नहीं है। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोफेरोग्राम डीएनए रिपोर्ट का सबसे बुनियादी हिस्सा होता है। उसके बिना किसी भी डीएनए रिपोर्ट की पुष्टि संभव नहीं है। तो फिर जिस रिपोर्ट के आधार पर इतने बड़े दावे किए गए, वो खुद ही अधूरी थी, या फिर उसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई थी?
सवाल और भी हैं। क्यों एक सरकार अपनी ही जांच एजेंसी की रिपोर्ट का अहम हिस्सा गायब कर दे? क्यों 2016 में सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि नेताजी से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक की जाएं? और जब फाइलें सामने आईं तो कई महत्वपूर्ण हिस्सों पर काली स्याही क्यों पोत दी गई थी? क्या ये सब सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किया गया, या फिर कोई ऐसी सच्चाई छुपाई जा रही है जो बेहद असहज है? आप सोचिए, एक साधु के पास नेताजी की आजाद हिंद फौज की वर्दी कैसे आ सकती है? नेताजी के परिवार में भी इस मुद्दे पर मतभेद है। एक तरफ उनके भाई के बेटे का कहना था कि नेताजी घर से बहुत कम सामान लेकर निकले थे, फिर ये 25 ट्रंक कहां से आए? वहीं दूसरी तरफ उनकी भतीजी ललिता बोस ने खुद तस्वीरों में अपने परिवार के लोगों को पहचाना था। तो एक तरफ पारिवारिक विरोधाभास, दूसरी तरफ अधूरी वैज्ञानिक रिपोर्ट और बीच में 176 सबूत। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, आखिर ये आदमी छुप क्यों रहा था? आज़ादी के बाद अपने ही देश में अपनी ही जनता के बीच कोई क्यों गुमनाम रहना चाहेगा? क्या ये सिर्फ एक सन्यासी था जिसे एकांत पसंद था, या फिर ये वो योद्धा था जिसे अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं रहा? फैजाबाद की उस गुमनाम समाधि पर सिर्फ 2 शब्द लिखे हैं, अनाम संत। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। लेकिन शायद यही वजह है कि यह रहस्य आज भी जिंदा है, क्योंकि सच्चाई कभी मरती नहीं। वो बस इंतजार करती है सही वक्त का, सही सवाल का। और शायद वो सवाल अब आपके सामने है। गुमनामी बाबा के जीवन की कुछ आदतें भी सवाल खड़े करती हैं। वो कभी सीधे सामने नहीं आते थे, हमेशा पर्दे के पीछे से बात करते थे। उनके खाने पीने का तरीका भी अलग था, बहुत सादा लेकिन डिसिप्लिन्ड। वो अपने आसपास के लोगों को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते थे, किससे मिलना है किससे नहीं। ये सब किसी आम सन्यासी जैसा नहीं लगता, बल्कि ये किसी ऐसे व्यक्ति का व्यवहार लगता है जो अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क हो। जैसे उसे डर हो कि अगर उसकी असली पहचान सामने आ गई तो कुछ बहुत बड़ा बदल जाएगा। इतने सालों बाद भी ये रहस्य जस का तस है। ना कोई फाइनल प्रूफ, ना कोई क्लियर कंक्लूजन। बस थ्योरीज हैं, सवाल हैं और कुछ अधूरे सबूत। गुमनामी बाबा, एक नाम जो शायद असली नहीं था, एक जिंदगी जो पूरी तरह छुपाई गई, और एक मौत जो आज भी सवाल बनकर खड़ी है। क्या वो सच में नेताजी थे, या फिर ये सिर्फ एक ऐसा संयोग था जिसने इतिहास को और उलझा दिया? शायद इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात तय है, इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो खत्म नहीं होती, वो बस रहस्य बन जाती हैं।